हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू एक बार फिर से न्यूज में है, दिस टाइम बिकॉज ऑफ उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि उत्तराखंड में दे आर सून गोइंग टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। साथ ही साथ एक अलग से कमेटी इसके लिए बनाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चेयर कर रहे थे। उन्होंने भी इसमें अपनी हामी भरी है कि सून जो है जल्दी ही उत्तराखंड स्टेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करा जाएगा। इसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इससे रिलेटेड है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या डिफरेंट कोर्ट्स की जजमेंट इस पर रही हैं, कुछ लैंडमार्क केस को भी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या भारत में सही मायनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है या नहीं है। सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट, फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद आवर वीकली शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशन रहेगा। 10 सवा 10 बजे ये सेशन है, जरूर आप देखें। मेंस करंट अफेयर सेशन 2:15 बजे है। स्टूडेंट, स्पेशली जो विद्यार्थी एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मस्ट वॉचिंग वीडियो है, जरूर आप फॉलो करेंगे इसे भी। डेली करंट अफेयर सेशन रहेगा 6:15 बजे, प्रीलिम्स एग्जाम में सहायता करेगा, और हिमाचल के जो डिफरेंट एग्जाम्स में उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट रहता ही है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। देन एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड आज 8 बजे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन रहेगा, इसे आप जरूर फॉलो करेंगे। देन एचपीएस सीसेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का 9 बजे हमारा सेशन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, जिसपे मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज है, वो आप देख पाएंगे। तो इन सभी सेशंस को आप जरूर देखें, एटलीस्ट उन सेशंस को तो जरूर देखें जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, जिसको चेयर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। उन्होंने ये कहा है कि सून, जल्दी ही उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करा जाएगा। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम और पहलुओं को समझ लें, बिकॉज ये पहली दफा ऐसा नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट ने भी 2019 में इससे रिलेटेड अपनी जजमेंट दी थी। फर्दर उसे बैक भी करा था लास्ट ईयर 2021 में, कि जो है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अलग जजमेंट में ये कहा था कि इंडिया में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में हमें यहां पे क्लैशेस भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी संदर्भ में फर्दर समझते हैं कि क्या मीनिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल मतलब है कि पूरे इंडिया में, इन एंटायर इंडिया, देयर शैल बी अ सिमिलर लॉ। एक समान कानून जो है वो लागू भारत में होना चाहिए। स्पेशली जो पर्सनल मैटर्स हैं उससे रिलेटेड, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, इन मामलों में तो कम से कम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा ही जाना चाहिए। अब बात करेंगे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहां पर है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी, डायरेक्टिव डीपीएसपी जो है, अंडर आर्टिकल 44 ये कहा गया है कि स्टेट जो है इससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में। तो ये तो हमने बात कर ली मीनिंग एंड द बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अब ये जानते हैं कि क्या इंडिया में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा भी गया है कि नहीं कानूनों के माध्यम से, ठीक है, बाय एनी लॉज, क्या इंप्लीमेंटेशन है। तो डिफरेंट सिविल मैटर्स में, हालांकि क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा हमें कम ही देखने को मिलता है, सिविल मैटर्स में बहुत से ऐसे लॉज बने हैं, इवन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी हैं, जिनके माध्यम से जो है यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन की झलक हमें देखने को मिलती है। लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, then transfer of property act of 1882, then partnership act of 1932 and evidence act of 1872. these are some of the prominent laws जो establish करते हैं यूसीसी को इंडिया में। ऑलराइट, सो चलिए अब जरा हम बात करेंगे स्टेटस क्या है यूसीसी का अभी इंडिया में। ठीक है जी। तो क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, सो एक्सेप्टेबिलिटी उतना है नहीं अभी यूसीसी की। डिफरेंट यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पे कानून भी पारित करे गए हैं। जैसा 2019 का ये केस है कि भाई यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट पारित करा गया था 2019 में, विच वाज रिफ्यूज्ड बाय डिफरेंट स्टेट। कहीं ना कहीं इस लॉ के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इंप्लीमेंट होना था, बट डिफरेंट स्टेट ने इसको जो था
एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि अभी क्या करंट स्टेटस है इंडिया में, तो गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने अप्रूवल दिया है अभी। ठीक है जी, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। ठीक है जी, अभी तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, हालांकि डिफरेंट जो आपके लोग हैं समाज के, उनका ये कहना है, एक एक वर्ग है समाज का जो बैक करता है यूसीसी को, ये कहता है कि भाई दे शैल बी ए इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको सही नहीं मानते, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्राइब्स आर रिजाइडिंग इन इंडिया। संभव भी इतनी प्रैक्टिकलिटी देखें तो पॉसिबल तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। चलिए अब जरा हम बात करेंगे ओरिजिन, इसकी शुरुआत होती कहां से। देखिए इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश एरा में ही। ब्रिटिशर जब भारत में थे, उन्होंने ये रियलाइज करा कि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज रिजाइड कर रही हैं विच रिप्रेजेंट डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, नॉट ओनली डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनके अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने लॉज हैं, उसी के हिसाब से सब काम चलता है। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करने में भी दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो देयर शैल बी अ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है, पूरे भारत में एक समान कानून होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की बात करी थी। 1835 का ये इशू था। ठीक है, नहीं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ था कि एक समान जो है कानून भारत में लागू हो, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी कानून में रहे, लॉज में यूनिफॉर्मिटी रहे। तो एक कह लीजिए, हालांकि उनके अपने बेनिफिट्स के लिए था, बट द आइडिया वाज नॉट बैड, आइडिया में कोई खराबी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद बी एन राव एक कमेटी बनाई गई थी, बी एन राव की अध्यक्षता में, कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ इन 1941, और यही आधार बना, इसी की रिकमेंडेशन पे फर्दर जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित किया गया था 1956 में। ठीक है जी, ये आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का था, ये किसकी रिकमेंडेशन पे था। सो बी एन राव कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही इसे पारित करा गया। ठीक है जी, हालांकि डिफरेंट रिलीजन्स का अलग से अपना रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस एंड पारसीज को भी अलग से जो है लॉज का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। चले अब आएंगे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे। तो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। 3 केस का मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला है लैंडमार्क केस ऑफ शाहबानो 1985, देन सरला मुदुगिल केस, और तीसरा है शायरा बानो केस। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट शाहबानो केस ऑफ 1985। अब इस केस में था क्या बेसिकली, इस केस में बेसिकली था कि एक 62 साल की एक महिला थी जिनका नाम था शाहबानो। उनके हस्बैंड ने ये डिसाइड करा कि वो जो है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तलाक ले लिया। अब तलाक देने के बाद जो एल्यूमिनी है वो भी उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। बेसिकली किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस वो नहीं देना चाहते थे। अगर मैं बात करूं शाहबानो की, 62 साल इनकी उम्र थी और 5 बच्चों का पालन करने की जिम्मेदारी इनके सर पे थी। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के लोकल जो कोर्ट हैं उसका रुख करा। जो वहां का लोकल कोर्ट था, ठीक है जी, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा कि आपको एल्यूमिनी देनी पड़ेगी। 25 रुपए एल्यूमिनी डिसाइड करा, मतलब डिसीजन वाज इन फेवर ऑफ शाहबानो केस, मतलब डिसीजन इज इन फेवर ऑफ शाहबानो। नाउ फर्दर इस केस को फिर से शाहबानो ने हाई कोर्ट में लेके गई। हाई कोर्ट ने फिर शाहबानो को जो था प्रोटेक्ट करा, एंड इस एल्यूमिनी को बढ़ा के 179 रुपीज कर दिया गया, विच वॉज नॉट अ बिग अमाउंट, बट यस कुछ अमाउंट जो था वो डिसाइड करा। नाउ इसे जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा और ये कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज ने उसमें कहीं भी नहीं कहा गया, स्पेशली आफ्टर द तलाक, ठीक है जी, ट्रिपल तलाक देने के बाद भी जो है हम जो है अपनी वाइफ को एल्यूमिनी दें, या अगर मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रह रहा हूं तो मैं एल्यूमिनी नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल जो है जो सपोर्ट है वो मैं नहीं दूंगा। ऐसा कहीं भी लीगली मुस्लिम पर्सनल लॉज में नहीं कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बैक करा शाहबानो को और ये कहा कि, और इसमें एक नया यहां पे कानून भी बन गया उस समय। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, इफ द विमेन इज नॉट कैपेबल टू फीड हिज चाइल्ड, ठीक है ना, ये वो सक्षम नहीं है अपना खर्चा उठाने में, अपने बच्चों का लालन पालन करने में, तो एल्यूमिनी देनी ही पड़ेगी जब तक वो कैपेबल नहीं बन जाती। अब आप शाहबानो के केस को समझिए कि भाई 62 साल की एक महिला है, 62 साल में तो लोग रिटायर हो जाते हैं ना,
जंदीब उन्होंने जो था अपने हस्बैंड के साथ रही, उनकी केयर की, उनका सपोर्ट करा, 5 बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके सर पर है, एंड देन फाइनली हर हस्बैंड डिसाइडेड नॉट टू प्रोटेक्ट हर, इवन नॉट हिज चिल्ड्रंस, है ना, जो उनकी सेकंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हीं के साथ वो रहना चाहते हैं। तो यहां पर जो था एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसको ड्रॉबैक भी माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का, कि अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट दे दी, लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे पड़ा, अलग से कानून इससे रिलेटेड पारित करना पड़ा कि भाई जो आपकी एल्यूमिनी है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो शाहबानो को एक तरीके से जस्टिस नहीं मिला। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसका बहुत ज्यादा विरोध भी आज भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करा गवर्नमेंट ने शाहबानो को। ठीक है जी। या वुमेन जो एम्पावरमेंट की गवर्नमेंट बात करती है, सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में भी आपको जो है काम करना पड़ता है। सेकंड हम बात कर सकते हैं सरला मुदुगल केस है 1995 का, बाइगैमी से रिलेटेड ये केस था। इसमें ये कहा गया बेसिकली जो आपकी सरला मुदुगल है, इनके हस्बैंड ने भी सेकंड मैरिज कर ली और अभी उन्होंने जो है सरला मुदुगल को तलाक नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो कोर्ट ने अगेन, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस पे ये कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो या तो कंसेंट होना चाहिए फर्स्ट वाइफ का, तब ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो आपको फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स पहले देना पड़ेगा, तभी जो है फर्दर आप जो है सेकंड मैरिज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद हम बात करेंगे सायरा बानो केस 2017 का, जो ट्रिपल तलाक बैन करा गया है, उसका आधार सायरा बानो केस रहा है। अब इनके केस में क्या था, 3 इश्यूज पर इन्होंने बेसिकली उठाए। पहले था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ठीक है जी। इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है कि आप भाई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, हस्बैंड ने व्हाट्सएप में 3 बार तलाक लिख के भेज दिया जी, तलाक हो गया। ठीक है जी। इसका उन्होंने विरोध करा कि भाई ये जो प्रथा है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा है निकाह हलाला। निकाह हलाला का जो प्रथा रही है, इसका भी काफी विरोध हुआ कि इफ इन केस डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड वाइफ में एंड अगेन दे वांटेड टू गेट मैरी, तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसके लिए प्रोविजन है दैट वाइफ हैड टू डू अ सेकंड मैरिज। ठीक है ना। उसके बाद उस सेकंड मैरिज से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, देन जो है हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं। तो इस प्रथा को भी बंद करने की उन्होंने बात करी। और दूसरा था पोलीगैमी। पोलीगैमी के इशू को भी उठाया कि भाई जहां पर एक हस्बैंड की बहुत सी बीवियां हो सकती हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन करा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इस पर आई। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक समान कानून लागू हो, तो आसानी से जो है इस प्रकार के रिचुअल्स को के खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं दीज आर लैंडमार्क केस पर्टेनिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड 2। एक और मामला में है जो लास्ट ईयर 2021 का ही है। ठीक है जी। हुआ क्या कि भाई मीना कम्युनिटी, जो राजस्थान की मीना कम्युनिटी है, उनका एक कपल, दे वांट टू टेक डाइवोर्स। तो जो आपका हस्बैंड है वो डाइवोर्स लेना चाहता था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपके मुस्लिम पर्सनल लॉज में भी है, अदर रिलीजन्स के भी लॉज में दिक्कतें आती हैं। तो जो ये कम्युनिटी थी, इनके ये दे वर टेकिंग डाइवोर्स, हस्बैंड वांट टू टेक डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। तो वाइफ ने ये डाइवोर्स देने से मना कर दिया कि भाई हम वी आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी और ट्राइबल जो हमारे रिचुअल्स हैं, कानून हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिया गया तलाक जो है वो वैलिड नहीं है, डाइवोर्स वैलिड नहीं है। केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो महिला थी उन्हीं के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई भी प्रोविजन नहीं। अगर एक समान कानून लागू होगा तो आसानी से तलाक दिया जा सकता है। तभी तो कहा गया ना कि स्पेशली जो पर्सनल मैटर्स है, नॉट अबाउट डाइवोर्स को तो एक एग्जांपल सामने आ गया। बहुत से ऐसे और केसेस हैं, चाहे इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, चाहे अडॉप्शन के केस में हम बात करें, ठीक है जी, प्रॉपर्टी के केस में बात करें, मैरिज के केस में बात करें, तो एटलीस्ट जो पर्सनल मैटर्स हैं उन पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये डिफरेंट कोर्ट्स की जजमेंट्स ने अपने अपनी डिफरेंट कोर्ट्स ने ये कहा है। ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली ही उत्तराखंड ने ये स्टांस लिया है, हालांकि अभी देखना है बाकी है कि क्या सक्सेसफुली वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, बिकॉज वहां भी डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं। ठीक है जी। डिफरेंट कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन है, विरोध भी हो रहा है इसका, लेकिन उत्तराखंड ने भी इसे लागू करने की बात करी है। तो जल्दी
जो है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। सो चलिए स्टूडेंट, अब सवाल एक है, इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करूंगा कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो जो डाइवर्सिटी इंडिया में है उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट आपके रिचुअल्स जो हैं, डिफरेंट लॉज का रिप्रेजेंटेशन हमें डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा देखने को इंडिया में मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे इसे। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट, ये हमारा कुछ इनिशिएटिव है, हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज है। 18 हमारे इस पर टेस्ट रहेंगे, फुल सीसेट के मॉक टेस्ट हैं, 4 टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे जो विद्यार्थी एचपीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 1800 के आसपास हैं, तो आप जरूर इसे फॉलो करें अच्छे से। आपकी अगर आप एचपीएस इस साल देना चाहते हैं एग्जाम, तो सेक्शनल टेस्ट 10 सेक्शनल टेस्ट है, इसके अलावा फुल जीएस मॉक टेस्ट 4 रहेंगे, और फीस जो है मात्र इसकी 999 है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट सीरीज, मस्ट वॉचिंग है, जरूर आप इसे फॉलो करें। ठीक है जी, और परचेज करें टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इसी साल टारगेट बना के चले हुए हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।